हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी दोस्तों का स्वागत है तकनीकी एजुकेशन पर। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? तो अच्छे से कीजिएगा पढ़ाई, क्योंकि एग्ज़ाम को अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है और मैं आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगी। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से असत्य युग्मों का चयन करें। ठीक है, असत्य युग्मों का चयन करें इसमें बोल रहा है, यानी कि ये कुट नहीं होगा, गलती से टाइप हो गया। उज़्बेकिस्तान का राजधानी कहाँ है? ताशकंद, बिल्कुल ये सही है। यमन की राजधानी कहाँ है? शाना, ये भी सही है। ईरान की राजधानी कहाँ है? क्या ईरान की राजधानी मस्कट है? बताइए आप लोग, ईरान की राजधानी मस्कट है? इसमें तो दो गलत हो जाएगा। क्या तुर्की का राजधानी कहाँ है? अंकारा, बिल्कुल ये सही है। ईरान की राजधानी मस्कट नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ईरान की राजधानी तेहरान है। कहाँ है ईरान की राजधानी? तेहरान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर शीश का आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर शीश का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सत्य युग्मों का चयन करे बोल रहा है। अच्छा सॉरी, सत्य युग्मों का चयन करे बोल रहा है। यहाँ तो ऑप्शन इरर है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन बी भी सही है, यमन की राजधानी शाना, और ऑप्शन डी भी सही है, तुर्की। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इरर है, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। मैं तो आंसर बता ही दी ना। आइए 2-3 और इम्पोर्टेंट राजधानी को देख लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला है। कहाँ है? मनीला है। सीरिया की राजधानी कहाँ है? सीरिया की राजधानी दमिश्क है। कहाँ है? दमिश्क है। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद है। कहाँ है? रियाद है। उज़्बेकिस्तान की राजधानी इसमें दिया हुआ है, ताशकंद है। ठीक है, तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो दुशांबे है। कहाँ है तजाकिस्तान की राजधानी? दुशांबे। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए किस चीज़ का, मस्कट, मस्कट किसकी राजधानी है? तो मस्कट राजधानी है ओमान की। किसकी राजधानी है? मस्कट। मस्कट ओमान की राजधानी है। ठीक है, ओमान की राजधानी कहाँ है? तो ओमान की राजधानी मस्कट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? किस युद्ध में दिया था? खानवा के युद्ध में दिया था। किस युद्ध में दिया था? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ कब था? तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। कब हुआ था? 1527 ईस्वी। अगर डेट पूछा जाए तो डेट 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो ये बाबर वर्सेज राणा सांगा के बीच हुआ था। ठीक है, बाबर वर्सेज राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें किसकी जीत हुई थी? तो जिसमें बाबर की जीत हुई थी। ठीक है, अगर पानीपत की प्रथम युद्ध की बात की जाए कि पानीपत की प्रथम युद्ध, तो पानीपत की प्रथम युद्ध हुई थी 21 अप्रैल 1526। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526। ठीक है, चंदेरी की युद्ध की अगर बात की जाए तो चंदेरी की युद्ध कब हुई थी? चंदेरी की युद्ध हुई थी 1528 में। कब हुई थी? 1528 में चंदेरी की युद्ध हुई थी। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो घाघरा की युद्ध हुआ था 1529 में। कब हुआ था? 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच। किसके बीच हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ था। ठीक है, जीत किसकी हुई थी? तो जीत बाबर की ही हुई थी। आपसे पूछा जाएगा कि घाघरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो घाघरा के बीच बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था घाघरा का युद्ध? तो बाबर और अफगानों के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ही विजयी रहा। ठीक है, और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और ये मध्यकालीन भारत का ऐसा युद्ध था जिसमें राजा जो है वो युद्ध स्थल में ही मारा गया था। इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल में ही मारा गया था, और इसमें भी विजय किसका हुआ? तो बाबर का विजय हुआ। और इसी युद्ध के पश्चात बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, अगर पानीपत की युद्ध की बात की जाए तो कुल पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। कितना युद्ध हुआ था? 3 युद्ध हुआ था। कब कब हुआ था? एक तो आप देखिए जस्ट 1526 में हुआ था, दूसरा 1556 में हुआ था। कब हुआ था? 1556 में किसके किसके बीच हुआ था? तो 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। और पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो 1500, पहले तो आप ये जान लीजिए कि पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ कब था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। कब हुआ था? 1761 में। और किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का थर्ड युद्ध हुआ था मराठा और अब्दाली के बीच, अहमद शाह अब्दाली के बीच। किसके बीच हुआ था? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का थर्ड युद्ध हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, खानवा का युद्ध इसका आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इसी युद्ध में इसने जिहाद का नारा भी दिया था, और जब जीत
गया तो फिर इसने किस चीज़ का तगमा लिया था, तो इसने गाजी की उपाधि धारण किया था। किस युद्ध के पश्चात, तो खानवा के युद्ध के पश्चात ही गाजी की उपाधि धारण किया था। और मुसलमानों पर एक तमगा नामक कर लगता था। कौन सा कर? तमगा नामक कर लगता था, जिसको जीत के बाद बाबर ने समाप्त कर दिया था। तमगा नामक कर किस पर लगाया जाता था? कौन सा? तमगा। ठीक है, ये तमगा कर लगाया जाता था मुसलमानों पर। लेकिन जब बाबर खानवा का युद्ध जीत गया तो उसने तमगा नामक कर को भी हटा दिया और उपाधि किस चीज़ का धारण किया? तो गाजी का उपाधि धारण किया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनुपम झील। अनुपम झील कहाँ स्थित है? अनुपम झील बिहार में स्थित है। बिहार के कहाँ? अगर आपसे पूछ लिया जाए बिहार के किस जिला में, तो कैमूर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार के कैमूर जिला में अनुपम झील स्थित है। और ये कैमूर जिला बहुत ही इम्पोर्टेंट हो रहा है इस बार एग्जाम के लिए। पता है क्यों? क्योंकि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया जा चुका है, यानी कि बनाने वाला है कैमूर को। तो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन सा बन जाएगा? कैमूर बन जाएगा। और पहला टाइगर रिजर्व तो एक ही टाइगर रिजर्व था, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, दूसरा टाइगर रिजर्व किसे बनाया जाएगा? तो कैमूर को बनाया जाएगा। ठीक है, उड़ीसा की अगर बात की जाए तो क्या उड़ीसा में कोई प्रमुख झील है? जी बिल्कुल, बहुत ही प्रसिद्ध झील है चिल्का झील। कौन सा झील है? चिल्का झील है। कहाँ झील है चिल्का झील? तो चिल्का झील है उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। और रामसर साइट में शामिल होने वाला भारत का प्रथम अगर क्षेत्र आपसे पूछा जाए, प्रथम स्थान पूछा जाए, तो यही चिल्का झील है जो रामसर साइट में प्रथम शामिल हुआ था। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो चिल्का झील ही हो जाएगा। ठीक है, पता नहीं गले में थोड़ी खिचखिच हो रही है, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। और इसके बीच में एक उद्यान पाया जाता है। कौन सा? ननकाना। ननकाना उद्यान कहाँ पाया जाता है? ननकाना राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है चिल्का झील में। कहाँ पाया जाता है? चिल्का झील में। ठीक है, मध्य प्रदेश। और कौन सा झील पाया जाता है उड़ीसा में? तो उड़ीसा में एक अनसुपा झील पाया जाता है। कौन सा झील? अनसुपा। अनसुपा झील कहाँ पाया जाता है? तो ये भी उड़ीसा में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में कोई झील पाया जाता है? बिल्कुल, भोजताल झील। भोजताल झील कहाँ है? तो भोजताल झील मध्य प्रदेश में। इंदिरा सागर झील कहाँ है? तो इंदिरा सागर झील भी मध्य प्रदेश में। ठीक है, केरल की अगर बात की जाए तो वेम्बनाड झील जो सबसे लंबा झील है। कौन सा? अगर सबसे लंबा झील पूछा जाए तो वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। अष्टमुडी झील कहाँ है? तो अष्टमुडी झील भी केरल में ही स्थित है। पुक्केडो झील एक है, पुक्केडो झील। पुक्केडो झील कहाँ है? तो पुक्केडो झील भी केरल में ही है। हालांकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है वेम्बनाड झील और अष्टमुडी झील के बारे में। ठीक है, तो अष्टमुडी झील और वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। आप लोग ध्यान रखिएगा, लेकिन आजकल अल्टर क्वेश्चन में पूछता है तो पुकोडे झील भी याद रखिएगा आप लोग। रुकिए मैं लिख दे रही हूँ, पुकेडो झील कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है, कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिहार में स्थित है अनुपम झील, बिहार के कैमूर में। ग्लूकोज का रासायनिक फार्मूला क्या है? तो ग्लूकोज का रासायनिक फार्मूला था C6H12O6। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, NaHCO3, ये बी नहीं होगा, NaHCO3। रुकिए मैं खुद ही लिख दे रही हूँ, NaHCO3। ये किसका फार्मूला है? तो ये फार्मूला है बेकिंग पाउडर का। किसका फार्मूला है? बेकिंग पाउडर का, जिसे खावन सोडा भी कहा जाता है। बेकिंग पाउडर का फार्मूला है। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर का फार्मूला कौन सा है? NaHCO3। अगर बात की जाए ये किसका फार्मूला है? Na2CO3 × 10H2O। ये फार्मूला है सोडियम कार्बोनेट का। किसका फार्मूला है? सोडियम कार्बोनेट का, जिसको धोवन सोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धावन सोडा किसे कहा जाता है? तो धावन सोडा का फार्मूला है धावन सोडा। ठीक है, धावन सोडा का फार्मूला क्या है? Na2CO3 × 10H2O। अगर CH3COOH किसका फार्मूला है? तो एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड या सिरका किसका फार्मूला है? एसिटिक एसिड या सिरका। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार BPSC एग्जाम में पूछा जा चुका कि ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला क्या है। पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का इस तरीके से फार्मूला नहीं, देखिए एक और प्रकार से दिया जा सकता है। किस प्रकार से? C2H4O2। किस प्रकार से दिया जा सकता है आपको? C2, मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए, यहाँ स्पेस कम है। C2H4O2 इस तरीके से फार्मूला भी आपको दिया जा सकता है, क्योंकि आप काउंट कर लीजिए ना, इसमें C दो है, H 4 है और O 2 है, तो C2H4O2 इस तरीके से एसिटिक एसिड का फार्मूला आपको दिया जा सकता है। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? तो ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला होता है C2H2O4। इसको लिखा किस किस प्रकार से जा सकता है? इसको मैं मिटा दे रही हूँ, आई होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे।
तो इसका आंसर तो ए हो जाएगा। तो ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला किस किस प्रकार से लिखा जा सकता है? पहले मैं लिख दूँ ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा? ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और किस प्रकार से लिख सकते हैं, या C2H2O4। ठीक है, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, या और किस प्रकार से लिखा जा सकता है? तो इसे लिखा जा सकता है HOOCOH। इस प्रकार से भी इसका फार्मूला आपको दिया जा सकता है। ऑक्जेलिक एसिड को हम 3 प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, COOH का होल 2, या C2H2O4, या CHOOCOOH। इस तरीके से भी ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला आपको दिया जा सकता है। तो आप तीनों ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बीपीएससी में शायद इस प्रकार से फॉर्मूला दिया हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने कविराज मार्ग नामक पुस्तक लिखा था? तो किसने कविराज मार्ग नामक पुस्तक लिखा था? ये लिखा गया था अमोघ वर्ष के द्वारा। किसके द्वारा? अमोघ वर्ष के द्वारा। और ये किस वंश का शासक था? तो ये किस वंश का शासक था? राष्ट्रकूट वंश का। किसका? राष्ट्रकूट वंश का शासक था। कौन? अमोघ वर्ष। ठीक है, अगर बात किया जाए अश्वघोष, यहाँ लिखना था अश्वघोष। अश्वघोष के द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक कौन कौन सा लिखा गया है? तो अश्वघोष, तो पहले आप ये जान लीजिए कि बौद्ध धर्म में जो चौथा बौद्ध संगीति हुआ था, कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में। वो एकमात्र बौद्ध संगीत था जिसमें उपाध्यक्ष भी बना था, अध्यक्ष के साथ साथ। उपाध्यक्ष कौन बना था? उपाध्यक्ष अश्वघोष बने थे। कौन बने थे? अश्वघोष ही बने थे। और इनके द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक कौन कौन सा लिखा गया है? आपसे पूछा जाएगा बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की है। किसने की है बुद्ध चरित्र की रचना? तो अश्वघोष ने। सौंदरानंद की रचना किसने की? तो सौंदरानंद की रचना भी अश्वघोष ने किया है। सारीपुत्र प्रकरण की रचना किसने किया है? तो सारीपुत्र प्रकरण की रचना भी अश्वघोष के द्वारा किया गया है। ठीक है, मोगलीपुत्तिस की बात की जाए, मोगलीपुत्तिस की बात की जाए तो इनके द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था? तो इनके द्वारा लिखा गया था तीसरा बौद्ध संगीति जब हुआ था 250 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। शासक कौन था? अशोक था। अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुत्तिस थे। इन्हीं के द्वारा अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। किसकी रचना की गई थी? अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी मोगलीपुत्तिस के द्वारा। ठीक है, ये शासक है जैन धर्म के। जैन धर्म के एक और शासक थे भद्रबाहु। उनके द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था? तो भद्रबाहु के द्वारा कल्पसूत्र लिखा गया था। तो आपसे पूछा जाएगा कल्पसूत्र नामक पुस्तक किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। किसने रचना किया है कल्पसूत्र का? तो कल्पसूत्र का रचना किया है भद्रबाहु ने। किसने किया है? भद्रबाहु ने। ठीक है, आइए एक दो पुस्तक और देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्षचरित्र के द्वारा कौन सा पुस्तक? हर्षचरित्र और कादम्बरी रचना किसने किया? तो हर्षचरित्र और कादम्बरी रचना बाण भट्ट ने किया है। किसने किया है? बाण भट्ट ने किया है। किस पुस्तक की रचना? तो हर्षचरित्र और कादम्बरी की रचना। ठीक है, उसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा अष्टाध्यायी की रचना किसने किया है? तो पाणिनि के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी की रचना किया गया था। ठीक है, राजतरंगिणी की रचना किसने की है? तो राजतरंगिणी की रचना कल्हन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कल्हन के द्वारा राजतरंगिणी की रचना किया गया था। ठीक है, मेघदूतम कुमार संभवम या अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने किया है? तो कालिदास के द्वारा किया गया। ठीक है, और रघुवंशम की रचना किसने किया है? वो भी कालिदास के द्वारा किया गया है। ठीक है, कामसूत्र की रचना किसने किया? तो वात्स्यायन ने किया है। किसने किया है? वात्स्यायन ने किया है। ठीक है, उसी प्रकार से आपसे कृता अर्जुनीय पुस्तक, इसके बारे में पूछा जा चुका है बीपीएससी में, 67वीं बीपीएससी में। कृता अर्जुनीय पुस्तक की रचना किसने किया है? तो भारवी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? भारवी के द्वारा किया गया था। किस पुस्तक की रचना? कृता अर्जुनीय पुस्तक की रचना। रुकिए मैं लिख दे रही हूँ, आप लोग उसको लिख लीजिएगा। एक मिनट, स्पेस यहाँ थोड़ा कम है ना, तो लिखने में बनता ही नहीं है, इसलिए मैं बोल देती हूँ आप लोग को। कौन सा पुस्तक बोले थे? कृता अर्जुनीय पुस्तक। ठीक है, बताइए कहाँ लिखूँ? कृता अर्जुनीय पुस्तक की रचना भारवी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? भारवी के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि तत्व कौमुदी की रचना किसने किया था? वाचस्पति मिश्र के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? वाचस्पति मिश्र के द्वारा किया गया था। ठीक है, जबकि नीतिसार की रचना किसने किया था? तो कामंडक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कामंडक के द्वारा नीतिसार पुस्तक की रचना की गई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। त्यांगमो झील कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कठौता झील कहाँ स्थित है? तो कठौता झील कहाँ स्थित है? कठौता झील स्थित है, इसका भी थोड़ा सा ऑप्शन इधर है, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। त्यांगसो झील कहाँ स्थित है? तो ये सिक्किम में है। 1 का 2 हो जाएगा,
ए का 2, ठीक है। कठौता झील कहाँ है, तो कठौता झील बी का 3 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। मानसबल झील कहाँ है, तो मानसबल झील सिक्किम में स्थित है, कहाँ, सॉरी जम्मू कश्मीर में स्थित है मानसबल झील। वेमनाथ झील कहाँ है, तो वेमनाथ झील हो जाएगा आपका केरल में, कहाँ है, जस्ट मैं अभी पिछला क्वेश्चन में बताई हूँ कि वेमनाथ झील कहाँ है, केरल में, ठीक है। तो आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर की चित्रकला को किस नाम से जानी जाती थी, तो विजयनगर की चित्रकला को किस नाम से जानी जाती थी, लिपाक्षी कला के नाम से जानी जाती थी। किस नाम से, लिपाक्षी कला के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। अगर यहाँ हम र हटा के र कर दे, जोरी खाना, जोरी खाना के नाम से किसे जाना जाता था, तो विजयनगर साम्राज्य में टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। क्या कहा जाता था, टकसाल विभाग को, टकसाल विभाग को क्या कहा जाता था, टकसाल विभाग को कहा जाता था, टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था, जोरी खाना। अगर वहीं बात की जाए बेस बग की, ठीक है, यहाँ ब लिख जाए, बेस बग को क्या कहा जाता था, तो मनुष्यों के क्रय विक्रय को, किसको, मनुष्यों के क्रय विक्रय को क्या कहा जाता था, मनुष्यों के क्रय विक्रय को बेस बग कहा जाता था। क्या कहा जाता था, बेस बग कहा जाता था। पैगोडा क्या था, तो पैगोडा विजयनगर का मुद्रा था। क्या था, विजयनगर का मुद्रा क्या था, पैगोडा था। विजयनगर की स्थापना की अगर बात की जाए, स्थापना कब हुआ था, विजयनगर की स्थापना हुआ था 1336 में। कब हुआ था, 1336 ईस्वी में स्थापना हुआ था। किसने किया था, तो हरियर और बुक्का ने किया था। किसने किया था, हरियर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित है, तुंगभद्रा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे, ठीक है। और विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन से थे, कृष्णदेव राय। कौन थे, कृष्णदेव राय बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे विजयनगर के, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था, तो कहाँ लागू किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये किया गया था बारामहल जिला में। कहाँ के, बाहर नहीं, बारामहल जिला, बारामहल जिला में लागू किया गया था, ठीक है। बारामहल जिला तमिल में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में बारामहल जिला पड़ता है, ठीक है। यहीं लागू किया गया था सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था। किसके द्वारा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा सर्वप्रथम लागू किया गया था, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा। किसके द्वारा लागू किया गया था, थॉमस मुनरो, ठीक है, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा। किसके द्वारा, कैप्टन रीड के द्वारा लागू किया गया था, कैप्टन रीड के द्वारा, ठीक है। कहाँ लागू किया गया था, तो मद्रास प्रांत, जो तमिलनाडु में पड़ता है, मद्रास प्रांत के बारामहल जिला में, ठीक है, बारामहल जिला में। क्या साफ पता नहीं चल रहा है, क्लीन पता चल रहा है कि नहीं, आइए फिर से लिख दे रही हूँ, बारामहल जिला में। कहाँ पड़ता है, तो अगर प्रांत पूछ लिया जाए तो मद्रास प्रांत में पड़ता है, ठीक। मद्रास प्रांत के बारामहल जिला में सबसे पहले लागू किया गया था। अगर पूछा जाए कि जमींदारी व्यवस्था किसने लागू की थी, तो जमींदारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था, जमींदारी व्यवस्था कार्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा लागू किया गया था, कार्नवालिस के द्वारा। कब लागू किया गया था, तो 1893 ईस्वी में लागू किया गया था। हालांकि उसने, कार्नवालिस ने 1790 में 10 वर्षीय व्यवस्था शुरू किया था। क्या किया था, 10 वर्षीय व्यवस्था शुरू किया था। अगर डेप्थ में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप बता सको, इसलिए मैं विस्तारपूर्वक बता दे रही हूँ। तो 10 वर्षीय व्यवस्था लागू किया था, लेकिन उसने क्या किया, 1793 में इसे बदल कर अस्थायी कर दिया, और अस्थायी करके इसका नाम दे दिया अस्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था, ठीक है। इसी को और किस नाम से जाना जाता है, इसी को सूर्यास्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, सूर्यास्त कानून के नाम से जमींदारी व्यवस्था को ही जाना जाता है। इस्तमरारी के नाम से भी इसी व्यवस्था को जाना जाता है। जागीरदारी व्यवस्था के नाम से भी इसी को जाना जाता है, ठीक है, जमींदारी व्यवस्था को ही। मालगुजारी के नाम से इसी व्यवस्था को जाना जाता है, और विश्वेदारी व्यवस्था, ठीक है। तो बहुत सारा नाम है इसका, तो आप किसी भी नाम, कोई से नाम ऑप्शन में मिले तो आप लोग कंफ्यूज नहीं करिएगा। अस्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त, जागीरदारी व्यवस्था, मालगुजारी, विश्वेदारी, सूर्यास्त कानून, ये सारा इसी व्यवस्था का नाम है, ठीक है। और कब इसे लागू किया गया था, 1793 में, लेकिन सबसे पहले कार्नवालिस ने 1790 में 10 वर्षीय योजना लागू किया था, लेकिन 3 साल बाद ही 1793 में इसका नाम बदल के और इसे अस्थायी व्यवस्था के तौर पर लागू कर दिया, ठीक है। तो किसके द्वारा लागू किया गया था, कार्नवालिस के द्वारा। महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था, तो महालवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। किसके द्वारा लागू किया गया था, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा,
होल्ट मैकेंजी के द्वारा महलवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। ठीक है, होल्ट मैकेंजी के द्वारा कब लागू किया गया था? तो 1822 में लागू किया गया था। किस किस प्रांत में लागू किया गया था? इसे लागू किया गया था उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में इसे लागू किया गया था। कहाँ किया गया था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में इसे लागू किया गया था। ठीक है, और अगर बात की जाए आपसे कि जो ज़मींदारी व्यवस्था था उसमें कितना अंश कंपनी को दिया जाता था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, और कितना अंश जो है ज़मींदार खुद रखते थे। ठीक है, तो उसमें रखते थे 1/11 भाग। 1/11 भाग जो है ये कौन रखता था? ये ज़मींदार रखता था। और कंपनी को कितना दिया जाता था? कंपनी को दिया जाता था 10/11, यानी कि 11 अंश में से 10 अंश दे दिया जाता था। किसको? कंपनी को दे दिया जाता था। और 11 अंश में से मात्र 1 अंश रखता था ज़मींदार, और 10 अंश किसको देता था? कंपनी को। तो अगर आपसे पूछा जाए ज़मींदार के पास कितना रहता था, तो 1/11, कंपनी को कितना दिया जाता था? 10/11 दिया जाता था, इतना हिस्सा दे दिया जाता था। ठीक है, इसमें होता क्या था एक्चुअली ज़मींदारी व्यवस्था में कि मान लीजिए किसी किसान का ज़मीन है, ठीक है, उसकी बोली लगाई जाती थी। जो ज़मींदार सबसे ज़्यादा बोली लगाता था उसी को वो ज़मीन उसका दे दिया जाता था। अब वो उससे पैसा वसूलता था, पैसा मनमानी ढंग से वसूलता था ज़मींदार, मनमानी ढंग से वसूल के उसका 1/10 भाग देता था कारखाना कंपनी वाले को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, और खुद 1/11 भाग रख लेता था। और शोषण किसका होता था? बीच में शोषण होता था ज़मीन किसान का। उसी प्रकार से होता था। महलवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था कि महलवाड़ी व्यवस्था में पूरा गांव का, ठीक है, महल मतलब गांव होता है, क्या होता है? महल मतलब गांव होता है। इसलिए महलवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था कि पूरे गांव का जो है एक आदमी को चुना जाता था और कहा जाता था कि तुम इसका कर वसूल के, पैसा वसूल के दोगे। ठीक है, तो एक ही आदमी वसूल के देता था, सारे किसान से पैसा वसूलता था और कारखाना को देता था। जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था? रैयतवाड़ी व्यवस्था में डायरेक्ट जो है किसान का कनेक्शन था कंपनी से, वो डायरेक्ट अपना कर देता था वहाँ पर। तो इन तीनों व्यवस्था में, अगर व्यवस्था तो कोई अच्छा नहीं था, लेकिन इन तीनों व्यवस्था में सबसे ज़्यादा अगर कोई ठीक था तो वो रैयतवाड़ी व्यवस्था ही था। और रैयतवाड़ी कुल भूमि का कितना % क्षेत्र पर लगा गया था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को कुल भूमि का 51% जितना भूमि था, 51% भूमि पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लगाया गया था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू था। और कुल भूमि का 19%, कितना? मात्र 19% भाग पर अस्थाई बंदोबस्त लागू था। और कुल भूमि का 30% भाग पर महलवाड़ी व्यवस्था लागू था। कौन सा व्यवस्था? महलवाड़ी व्यवस्था लागू था। ठीक है, तो आई होप आप लोग पूरी तरीके से समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हंटर आयोग का संबंध किससे था? तो हंटर आयोग का संबंध था शिक्षा से। किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित था हंटर आयोग। ये लाया कब गया था? तो ये लाया गया था 1882 में। किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था रिपन के द्वारा। किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था हंटर आयोग, जो शिक्षा से संबंधित था। इसमें क्या प्रावधान था? तो इसमें प्रावधान था कि प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा तक सीमित नहीं रहा जाए। क्या किया था? इसने सिफारिश किया था कि प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा तक सीमित थी। प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में होनी थी। क्या था? प्राथमिक शिक्षा को बोला गया था कि स्थानीय भाषा में कराई जाए। निजी प्रयासों को अधिनियम में प्रोत्साहन दिया गया। नारी शिक्षा के पर्याप्त प्रबंधन का निर्देशन भी दिया गया इसमें। तो नारी शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया गया। प्राथमिक शिक्षा को बोला गया कि स्थानीय भाषा में करवाया जाए। निजी प्रयासों को भी अधिनियम में प्रोत्साहन दिया गया, मतलब निजी जो प्रयास कर रहा है शिक्षा उक्षा के लिए उसको भी प्रोत्साहन किया गया। ठीक है, कि आप करवाइए, अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षा का जिक्र इसमें है, माध्यमिक शिक्षा का भी इसमें जिक्र है, महिला का भी जिक्र है। ठीक है, तो बीपीएससी का आदत रहा है वो कूट में क्वेश्चन पूछ सकता है या इनमें से कौन सत्य कौन सत्य नहीं, इस प्रकार से पूछेगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें नारी शिक्षा को भी बढ़ावा दिया गया था। किसमें? हंटर आयोग वाले शिक्षा में। प्राथमिक शिक्षा का भी बात किया गया था। एक था रेले आयोग। रेले आयोग का क्या उद्देश्य था? रेले आयोग लाया कब गया था? तो 1902 का अधिनियम था, लेकिन इसे लागू कब किया गया था? 1904 में। ठीक है, तो रेले आयोग का गठन कब हुआ था? 1902 में। उद्देश्य क्या था? तो विश्वविद्यालय की स्थिति का अनुमान लगाना। क्या था उद्देश्य? विश्वविद्यालय की स्थिति का अनुमान लगाना। और इसकी सिफारिश से विश्वविद्यालय शिक्षा तक सीमित थी। ठीक है, क्या था? एक मिनट, इसकी जो सिफारिशें थी मात्र विश्वविद्यालय शिक्षा तक ही सीमित थी। और इसने क्या कहा? विश्वविद्यालय को अध्ययन व शोध के लिए प्राध्यापकों की नियुक्ति करनी चाहिए। गवर्नर को विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाएं निश्चित करने का अधिकार दिया गया। और 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। किस
आयोग की सिफारिश पर? तो रैले आयोग की सिफारिश पर ही 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है। सैडलर आयोग कब आया था? सैडलर आयोग भी शिक्षा से संबंधित है, 1917 में आया था। कब आया था? 1917 में। एक वुड डिस्पैच आयोग है। वुड डिस्पैच कब लाया गया था? 1854 में। ये किससे संबंधित है? तो ये भी शिक्षा से संबंधित है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था। ठीक है। और इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो लाया गया था 1854 में डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है। आइए रिपन से संबंधित कुछ बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपन के शासनकाल में ही सर्वप्रथम व्यवस्थित तरीके से जनगणना होना प्रारंभ हुआ था। कब? 1881 में। ऐसे तो जनगणना हो गया था 1872 में ही, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। प्रथम जनगणना अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, 1872 में। लेकिन सीमित क्षेत्र में हुआ था वो। लेकिन व्यवस्थित तरीके से वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। कब? 1881 में। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872। लेकिन प्रथम बार व्यवस्थित तरीके से जनगणना कब हुआ था? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है। वहीं से प्रारंभ हुआ कि प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होना चाहिए, और प्रत्येक 10 वर्ष में होता रहा है आज तक की जनगणना। लेकिन अभी कोरोना के कारण थोड़ा लेट हो गया, 2027 में जनगणना होने का गृह मंत्री के द्वारा अलॉटमेंट किया गया है। अगर बात किया जाए कि आपसे पूछा जाएगा भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? इल्बर्ट बिल विवाद भी लॉर्ड रिपन के शासनकाल से संबंधित 1883 में हुआ था इल्बर्ट बिल विवाद। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि लॉर्ड लीटन के द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड लीटन के द्वारा 1778 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था। इसे समाप्त किसने किया था? तो इसे समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने। किसने समाप्त किया था? लॉर्ड रिपन ने। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने। किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला। और इसी पर अंग्रेज़ों द्वारा 50,000 का इनाम रखा गया था। कितने का? 50,000 का इनाम रखा गया था। किसको पकड़ने के लिए? मौलवी अहमदुल्ला को पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने 50,000 का इनाम घोषित किया था। और 1857 की क्रांति का नेतृत्व ये कर रहे थे कहाँ से? फैजाबाद से कर रहे थे। ठीक है। खान बहादुर खान कहाँ से कर रहे थे 1857 की क्रांति का नेतृत्व? ये कर रहे थे बरेली से। कहाँ से कर रहे थे? बरेली से। कौन नेतृत्व कर रहा था 1857 की क्रांति का? तो खान बहादुर खान कर रहे थे। अजीमुल्ला खां कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो अजीमुल्ला कर रहे थे कहाँ से नेतृत्व? अजीमुल्ला कर रहे थे फतेहपुर से। कहाँ से कर रहे थे? फतेहपुर से कर रहे थे अजीमुल्ला। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा लियाकत अली कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो लियाकत अली कर रहे थे इलाहाबाद से। कहाँ से कर रहे थे? ये इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल की थी। कौन की थी? बेगम हजरत महल। जो कौन थी? अवध के अंतिम नवाब की पत्नी थी बेगम हजरत महल। ठीक है। कानपुर से किसने किया था? तो नाना साहब और तात्या टोपे ने किया था। ग्वालियर से और झांसी से किसने किया था? तो ग्वालियर और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे दोनों थे, वही किए थे, मेन लक्ष्मीबाई। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा बिहार या जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। किसने किया था? कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था 1857 की क्रांति का। अगर वही आपसे पूछ दिया जाए कि पटना से किसने किया था, तो पटना से पीर अली किए थे। पीर अली कौन थे? तो एक पुस्तक विक्रेता थे। कौन थे? एक पुस्तक विक्रेता थे। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दिल्ली से किसने किया था 1857 की क्रांति का नेतृत्व? तो दिल्ली से किया था बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। इन्हीं का नाम है बहादुर शाह द्वितीय, और इन्हीं को बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो दिल्ली से नेतृत्व किए थे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन था। कौन था? पामस्टन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था 1857 की क्रांति के समय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सत्य युग्मों का चयन करें। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन। बिल्कुल। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग। बिल्कुल। स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना संत स्वामी नारायण। बिल्कुल। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना थरालू नायडू। नहीं, ये नहीं किए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो कहीं 1865 देता है, कहीं 1866 देता है। हालांकि ज़्यादातर बुक में 1866 दे रखा है कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा कब किया गया था? 1867 में किया गया था। कब किया गया था? 1867 में किया गया था। वहीं अगर बात किया जाए स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना कब किया गया था? स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना किया गया था 1861 में। कब किया गया था? 1861
1961 में किया गया था। ठीक है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया गया था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो ये किया गया था 1839 में। कब किया गया था? 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया गया था। तो श्री धरालू नायडू के द्वारा किसकी स्थापना किया गया था? वेद समाज की। किसकी स्थापना किया गया था? इनके द्वारा वेद समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है। वेद समाज की स्थापना श्री धरालू नायडू के द्वारा किया गया था। कब किया गया था वेद समाज की स्थापना इनके द्वारा? तो 1864 में किया गया था। ठीक है। कब किया गया था? 1864 में। एक बहुत ही प्रसिद्ध संगठन है और ब्रह्म समाज। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1828 में किया गया था। कब किया गया था? 1828 में। राजा राम मोहन से और पूछा जाता है कि राजा राम मोहन को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन को राजा की उपाधि दिया था। राजा राम मोहन को राय की उपाधि किसने दिया था? तो बंगाल के नवाब के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? बंगाल के नवाब के द्वारा राजा राम मोहन राय को राय की उपाधि दिया गया था। ठीक है। एक और बहुत ही प्रसिद्ध संगठन है साइंटिफिक सोसाइटी। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1864 में। और कहाँ किया गया था? कलकत्ता में। ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया था एमजी रानाडे और चिपलंगर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1870 में किया गया था। कब किया गया था? 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया गया था। ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना जस्ट मैं बताई केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। 1866 या 65 में किया गया था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। दोनों ऑप्शन पास नहीं देगा इतना करीब वाला ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। कौन सा था? आंध्र प्रदेश। कब इसका गठन हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का। कैसे गठन हुआ था? आइए थोड़ा इसका हिस्ट्री जान लीजिए क्योंकि अभी बहुत चर्चा में है। समाज सेवी थे एक पोट्टी श्री रामल्लू। कौन थे? पोट्टी श्री रामल्लू, जिन्होंने भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन की मांग कर रहे थे। ये बोल रहे थे कि तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का अलग गठन किया जाए और इन्होंने इसकी मांग के लिए भूख हड़ताल किया था। किसने? पोट्टी श्री रामल्लू ने। और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई, जिस कारण सरकार ने आनन फानन में आकर 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। इसके बाद बहुत सारे राज्यों ने मांग करने लगा कि भाषा आधार पे हमको भी चाहिए गठन, अलग कीजिए ऐसे करके। तो इसके लिए फजल अली आयोग का गठन किया गया। किसका? फजल अली आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 1953 में गठन किया गया। फजल अली आयोग ने अपना रिपोर्ट कब दिया? 1955 में रिपोर्ट दिया। और ये कितने सदस्यों का आयोग था फजल अली आयोग? तो कुल 3 सदस्य थे इसमें। एक तो न्यायमूर्ति फजल अली खुद थे जो अध्यक्ष थे इस आयोग के, और 2 अन्य सदस्य थे। पूछा जाता है क्वेश्चन इसलिए मैं बता रही हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। एक न्यायमूर्ति फजल अली थे जो अध्यक्ष थे फजल अली आयोग के, और 2 अन्य सदस्य थे KM पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू। ये 2 अन्य सदस्य थे। ठीक है। इन्हीं के नेतृत्व में फजल अली आयोग का गठन किया था और इन्हीं के रिपोर्ट पे इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार किया। परंतु इन्होंने क्या बोला कि मुख्य आधार प्रशासनिक सुविधा होना चाहिए, न कि भाषा। मुख्य आधार क्या होना चाहिए? प्रशासनिक सुविधा होना चाहिए। ठीक है। इन्होंने बोला था और इन्हीं के सिफारिश पर 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 1956 में 7वां संशोधन किया गया। कैवा संशोधन? 7वां संशोधन किया गया। 7वां संशोधन करके क्या किया गया? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया भाषा के आधार पर। कितने राज्य? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया भाषा के आधार पर। जबकि फजल अली आयोग ने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश की बात की थी, लेकिन सरकार ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया भाषा के आधार पर। तो किस आयोग के सिफारिश पर? फजल अली आयोग के सिफारिश पर। ठीक है। आंध्र प्रदेश का गठन 1953। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए नागालैंड का गठन कब हुआ था? तो नागालैंड का 1963। कब हुआ था? 1963। 13वां संविधान संशोधन 1963 के तहत नागालैंड का गठन हुआ था। हरियाणा का गठन कब हुआ था? हरियाणा का गठन हुआ था 1966 में। कब हुआ था? 1966 में। हिमाचल प्रदेश का कब हुआ था? 1971 में हुआ था। ठीक है। त्रिपुरा का गठन कब हुआ था? त्रिपुरा का गठन हुआ था 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। मणिपुर और मेघालय ये तीनों का गठन एक ही समय हुआ था। 1972 में त्रिपुरा का भी गठन हुआ था, 1972 में मणिपुर का भी गठन हुआ था और मेघालय का भी गठन 1972 में हुआ था। ठीक है। सिक्किम का 1975 में। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है। राज्य का दर्जा दिया गया
36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। और गोवा का गठन कब हुआ? तो 1987 में। कब हुआ? राज्य के रूप में 1987 में हुआ। मिजोरम का गठन भी 1987 में ही हुआ था। अरुणाचल प्रदेश का गठन भी 1987 में ही हुआ था, ठीक है। और झारखंड का गठन कब हुआ था? झारखंड का गठन बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 को हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? यूपी से अलग करके उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था 9 नवंबर 2000 को। कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ का निर्माण मध्य प्रदेश से अलग करके कब किया गया था? 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। और अंतिम राज्य कौन है अभी तक का? तो तेलंगाना है, जिसे 2 जून 2014 को गठन किया गया था आंध्र प्रदेश से अलग करके। किससे अलग करके? आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 को, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किसने किया था? संवैधानिक दर्जा देने की एल एम सिंघवी समिति ने किया था। किसने किया था? एल एम सिंघवी समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी, ठीक है। एल एम सिंघवी समिति का गठन कब हुआ था? तो एल एम सिंघवी समिति का गठन हुआ था 1986 में। कब हुआ था? 1986 में हुआ था। अशोक मेहता समिति की बात की जाए तो अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था 1977 में। कब हुआ था? 1977 में। गाडगिल समिति का गठन कब हुआ था? गाडगिल समिति का संबंध भी किससे है? गाडगिल समिति का भी पंचायती राज व्यवस्था से है, ठीक है। और इसका गठन कब हुआ था? तो 1988 में हुआ था। कब हुआ था गाडगिल समिति का गठन? 1988 में। थुंगन समिति का, थुंगल नहीं, थुंगन, ठीक है। थुंगल नहीं है, गलत लिखा गया यहाँ, न हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? न। थुंगन समिति का गठन कब हुआ था? तो 1988 में हुआ था। थुंगन समिति का भी गठन कब हुआ था? 1988 में हुआ था थुंगन समिति का गठन, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए जीबी के राव समिति का संबंध किससे है? तो जीबी के राव समिति का संबंध भी पंचायती राज व्यवस्था से है, ठीक है। जीबी के राव समिति का गठन कब हुआ था? जीबी के राव समिति का गठन हुआ था 1985 में। कब हुआ था? 1985 में। और अशोक मेहता समिति का तो मैं जस्ट बताई, एक बहुत ही प्रसिद्ध है बलवंत राय मेहता। कौन सा? बलवंत राय मेहता। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957 में। कब हुआ था? 1957 में हुआ था। और इन्होंने 1958 में अपना रिपोर्ट सौंपा और इन्हीं के सिफारिश पर 1959 में प्रथम बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था भारत में। कहाँ लागू किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिला के बगदरी गांव में। किस गांव में? नागौर के बगदरी गांव में, ठीक है। सर्वप्रथम नागौर के बगदरी गांव में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर को क्यों लागू किया गया था? क्योंकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती है, इसीलिए इसे 2 अक्टूबर को लागू किया गया था। कहाँ लागू किया गया था सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को? तो नागौर जिला के बगदरी गांव राजस्थान में लागू किया गया था, ठीक है। किस समिति की सिफारिश पर? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, ठीक है। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जिक्र की थी। कौन कौन सा? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। सबसे ऊपर कौन था? जिला परिषद, फिर पंचायत समिति और फिर ग्राम पंचायत, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय पार्टी है? कुल कितने हैं? तो कुल 6 हैं। कितने हैं वर्तमान में कुल राष्ट्रीय पार्टी? 6 हैं। कौन कौन सा? आइए लिख लीजिए उसे। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। गठन कब हुआ था? 1980 में। कब हुआ था? 1980 में। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका गठन कब हुआ था? ये तो बहुत पुराना पार्टी है। 28 दिसंबर 1885 को गठन हुआ था। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। बहुजन समाज पार्टी, कौन सा? बीएसपी, जिसे क्या कहा जाता है? बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। गठन कब हुआ था? तो बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ था 1984 में। कब हुआ था? 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ था। फुल फॉर्म भी लिख लीजिए, हो सकता है फॉर्म पूछ ले आपसे। तो बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कौन सा? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे क्या कहा जाता है? मार्क्सवादी पार्टी भी कहा जाता है। सीपीआई, इसी को कहा जाता है सीपीआई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसका गठन कब हुआ था? तो सीपीआई का गठन हुआ था 1964 में। कब हुआ था? 1964 में। नेशनल पीपुल्स पार्टी का गठन कब हुआ था? नेशनल पीपुल्स पार्टी का गठन कब हुआ था? 2013 में। कब हुआ था? नेशनल पीपुल्स पार्टी का गठन 2013 में हुआ था। आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ था? 2012 में, जिसे आप कहा जाता है, ठीक है। कौन सा? आप, या आम आदमी पार्टी का गठन 2012 में हुआ था। तो यही 6 पार्टी हैं कुल अभी राष्ट्र पार्टी वर्तमान में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडा वाटर एवं अन्य पेय पदार्थ कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है पेय पदार्थ में? तो ये पाया जाता है कार्बोनिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? यहाँ टार्टरिक हो जाएगा। टार्टरिक अम्ल कौन से में पाया जाता है? टार्टरिक इमली में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है।
अंगूर में भी पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। किसमें पाया जाता है? अंगूर में भी पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। मैलिक अम्ल की बात की जाए तो सेब में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो ये सिरका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सिरका या विनेगर, जिसे सिरका या विनेगर कहा जाता है, उसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। किसमें पाया जाता है? नींबू या टोटल खट्टे जितने भी खट्टे फल हैं वो सारे में साइट्रिक एसिड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? साइट्रिक एसिड। आपसे मौसम्बी पूछे या ऑरेंज पूछे कि ऑरेंज में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? साइट्रिक अम्ल। लेकिन वहीं अगर पालक साग में पूछ ले पालक साग में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो पालक साग में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा? ऑक्जेलिक एसिड। और ऑक्जेलिक एसिड ही टमाटर में भी पाया जाता है। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ठीक। घास में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो घास में भी ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ऑक्जेलिक एसिड के बढ़ने से ही स्टोन हो जाता है। निम्नलिखित भूभाग आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम सीमा घिरा है? तो ये सोमेश्वर पहाड़ी से। किससे? सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से घिरा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार में लिखित में से कौन सा रेशम वस्त्र उत्पादन केंद्र है? तो भागलपुर। रेशम केंद्र कौन सा है? भागलपुर। ये भी फिर से एग्जाम में पूछा जा चुका है। डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सीमेंट के लिए। ठीक है। निम्नलिखित स्थानों में से भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये मोकामा में स्थित है। और कहाँ स्थित है? प्लस मुजफ्फरपुर में भी स्थित है। कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर में भी स्थित है। मुजफ्फरपुर में भी स्थित है। क्या? भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। ठीक है। ये मोकामा में भी स्थित है और मुजफ्फरपुर में भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। कौन थे? B.R. अम्बेडकर। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। इन्होंने अपना पहला रिपोर्ट कब रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? तो फरवरी 1948 में। कब? फरवरी 1948 में इन्होंने अपना पहला रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। और गठन कब हुआ था प्रारूप समिति का? तो 29 अगस्त 1946 को। कितने सदस्य थे कुल? तो कुल 7 सदस्य थे। कितने थे? कुल 7 सदस्य थे। लेकिन अध्यक्ष को लेकर, ठीक है, एक अध्यक्ष प्लस अन्य 6 सदस्य थे। कौन कौन? B.R. अम्बेडकर सदस्य थे और K.M. मुंशी। B.R. अम्बेडकर तो अध्यक्ष थे, उनके अलावे K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुतुल्ला, गोपाल स्वामी, ये सब सारे प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज बहुत लेट हो गया है, फिर किसी दिन लिखवा दूँगी। ठीक है। तो आज का क्वेश्चन का संख्या भी ख़त्म हो गया। इतना ही क्वेश्चन था। आज मैं करेंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं डाल पाई थी और ज़्यादा बिहार से भी क्वेश्चन नहीं डाल पाई थी। कोई नहीं, कल वाले वीडियो में बिहार का भी क्वेश्चन इंक्लूड कर दूँगी और करेंट अफेयर का। तो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगेगा और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तो बेहद महत्वपूर्ण सारा क्वेश्चन है ही। तो आप लोग पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा, थोड़ी भी लापरवाही नहीं कीजिएगा। एग्ज़ाम का बहुत कम दिन बचा है। ठीक है। थैंक यू सो मच। बाय अगेन। थैंक यू सो मच।